हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जो कि पार्ट है साइकोलॉजी का। डिफेंस मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, उसका मतलब होता है, जैसे सपोज अगर हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, और ह्यूमन के साथ ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा आना, किसी चीज से डर लगना, हमारा असमंजस्य मतलब हमें लग रहा है कि ये सही भी है गलत भी है, काफी सारा प्रेशर। तो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे साथ होते हैं। और हमें अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ और अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस, हमारी बॉडी क्या करती है, एक मैकेनिज्म सेट करती है। आवर बॉडी सेटअप मैकेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी ने क्या किया, एक मैकेनिज्म सेट किया जिसको हमने डिफेंस मैकेनिज्म बोला। Defense mechanisms are unrealistic and operate at an unconscious level. Now ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं ना, ये कई बार हमको पता नहीं चलते, होते हैं, खुद ही हमारा ब्रेन करता है, लेकिन हमें नहीं है। लाइक हम कॉन्शियसली हर चीज नहीं सोच रहे हैं, वो अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे साथ हो रही है। आप लोगों ने ब्रेन के पार्ट पढ़े हैं ना, जैसे कॉन्शियस लेवल होता है, एक अनकॉन्शियस लेवल होता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म अनरियलिस्टिक होते हैं और कई बार ये ऑपरेट करते हैं अनकॉन्शियस लेवल पर। Defense mechanisms are not always healthy method to cope up with anxiety and stress, as they are an unrealistic approach to problem. हमेशा कुछ अच्छे और हेल्दी मेथड्स नहीं होते हैं। सपोज हमारी बॉडी किसी डेंजर, किसी प्रॉब्लम को देख के डिफेंस मैकेनिज्म अपना रही है, तो ये सही नहीं है कि हमारी जो बॉडी है या फिर हम जो है इससे बहुत अच्छे से कोप कर लेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इसके साथ अच्छे से कोप करें। ठीक है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है, ये ऐसी अप्रोच है जो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में हो रही है, एंड हमारे को पता है भी और नहीं भी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। If defense mechanisms are used frequently, they lead to serious psychological disorders. कई बार, बहुत बार, जब हम बार बार डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं, हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेती है, उसकी वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी बार बार उस चीज का सपोर्ट ले रही है, सहारा ले रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ साइकोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइज वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को क्लासिफाई किया है, और हम इन सबको एक बार मतलब वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है अभी पढ़ेंगे, बट ये बहुत कॉमन चीज है और आपको पता भी नहीं होगा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस का मतलब, पहली बात तो क्लियर कर देती हूँ, इट्स लाइक बचना, डिफेंड करना। जब आपको कोई कुछ कहता है, आप कहते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से नहीं हुआ था, तो डिफेंड करते हो आप। तो ये डिफेंड मैकेनिज्म हमारी बॉडी करती है। इन प्रोजेक्शन देयर आर कंसिडर अदर्स आर कंसिडर्ड और सीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन शॉर्टकमिंग, मिस्टेक, मिसडीड, थॉट्स एंड डिजायर। इसमें क्या होता है ना, दूसरों को हम कंसिडर करते हैं कि भाई दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ये जो पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबल है, हमारी जो गड़बड़ी है, जो हमारे साथ गलत चीजें हैं, हमारी जो मिस्टेक है, मिसडीड है, इसके लिए दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे थॉट्स एंड डिजायर आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो प्रोजेक्शन में हम ये मानते हैं कि दूसरे जो हैं हम उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं खुद की शॉर्टकमिंग्स, मिस्टेक, मिसडीड के लिए। If a student fails in an examination, she believes or think teacher was not teaching properly or someone else was responsible for this. ये बहुत कॉमन है। कई बार एक बच्चा जो बहुत बेकार परफॉर्म करता है एग्जाम में या किसी भी पेपर में, किसी भी चीज में, तो वो कई बार दूसरों पे ब्लेम डालता है कि टीचर ही ऐसी है, वो पढ़ाती नहीं है, पेरेंट्स ही ऐसे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दोस्तों की वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने अपने पर ब्लेम डालने की जगह दूसरे पे ब्लेम डाल दिया। ठीक है, Fate and bad luck are commonly used projection. Many time lifeless objects are blamed. यहाँ पे क्या होता है, फेट और बैड लक, उनको भी कई बार हम लोग प्रोजेक्शन उनकी तरफ ले जाते हैं कि भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरा तो लक ही खराब है यार, मैं तो इसमें कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, बिकॉज हम खुद पे नहीं लेके जाना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारी गलती है, हम अपने फेट पे, अपने लक पे ये चीजें डाल रहे हैं। और कई बार तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को भी ब्लेम किया जाता है। जैसे सपोज एक बच्चा साइकिल से गिर गया, तो वो ये नहीं मानेगा कि उसकी गलती है, वो साइकिल को मारेगा या साइकिल को हर्ट करेगा, बिकॉज उसकी नजर में साइकिल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। वो ये नहीं देखेगा कि शायद उसने साइकिल अच्छे से नहीं चलाई। और कई बार क्या होता है ना, एक्सट्रीम केसेस, जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, एक पर्सन कन्विंस हो जाता है कि जो दूसरे हैं
वो उसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बुरा सोच रहे हैं, वो ऐसे ही अपने आप में डिल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है कि जो आसपास के लोग हैं सब मेरा बुरा चाहते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन अ पर्सन जस्टिफाइज हिज बैड और रॉन्ग बिहेवियर बाय फॉल्स लॉजिक, इट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। एक पर्सन जब अपना बिहेवियर, अपना गलत बिहेवियर जस्टिफाई करता है कुछ लॉजिक लगा के, तब हम उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। दो वन नोज दैट हिज एक्शन इज इमोरल एंड अनरीजनेबल, बट स्टिल ही और शी ट्राई टू प्रूव इट इन सम वे और अनदर दैट इट वॉज अ गुड स्टेप। यानी सपोज कोई उसको बोल रहा है कि तुम्हारा जो तुमने किया ना गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ यू, बट ऐसे में उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पर्सन ये कहता है कि उसको जस्टिफाई करता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो शायद डिजर्व करती थी या डिजर्व करता था, मैंने शायद ये इसलिए करा। तो आपने यहाँ पे एक बहुत ही फॉल्स और गलत लॉजिक लगा के अपने स्टेप को सही करने की कोशिश करी, जो कि बहुत गलत है। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिहेवियर इंडिकेट रेशनलाइजेशन। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो रेशनलाइजेशन शो करते हैं, जैसे कि अलग अलग रीजन ढूंढना जस्टिफाई करने के लिए आपका बिहेवियर, कि हमने तो इसलिए किया क्योंकि ऐसा हो रहा था, हमने तो इसलिए किया क्योंकि वैसा हो रहा था। इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ओन बिहेवियर एंड मिस्टेक। खुद की, मतलब हम जैसे कहते हैं ना इनेबिलिटी, कि हम अपना बिहेवियर और मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना चाह रहे हैं, या फिर कोई लॉजिक लगा के उसको प्रूव कर रहे हैं कि हमने जो किया वो गलत नहीं था। टू बिकम अपसेट इफ वंस रीजनिंग इज नॉट एक्सेप्टेड और क्वेश्चन। और अपसेट हो जाना अगर हमारी रीजनिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है या कोई क्वेश्चन कर रहा है हमारी रीजनिंग पे, तो उस बात से अपसेट हो जानी। सो दीज ऑल कम अंडर द रेशनलाइजेशन। ये किसके अंदर आता है? रेशनलाइजेशन के अंदर आता है। When a person meet his needs or achieve any goal only in the imagination to overcome frustration, his ego exercise fantasy defense mechanism. सबसे थर्ड यहाँ पे जो हम आ गए इस पॉइंट पे, दैट इज डिनाइल ऑफ रियलिटी। आप क्या करते हो? आप अपनी रियलिटी को भूलकर कुछ नया ही फैंटेसाइज करते हो। एक पर्सन है, वो दूसरों की कोई ऐसी चीज सोच रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या फिर कुछ और इमेजिन करना और रियलिटी को डिनाई करना। और ये जो मैकेनिज्म है ना, कई बार हम कह सकते हैं कि हम, वो पर्सन अपने आप को बहुत कैपेबल समझता है, अपनी इमेजिनेशन में बहुत पावरफुल समझता है, बहुत रिस्पेक्टेड समझता है। तो ये चीज बहुत कॉमन है जब हम बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट डिनायल ऑफ रियलिटी और फैंटेसाइजेशन, जिसमें आप फैंटेसी अपने दिमाग में आपने एक फैंटेसी क्रिएट कर ली है। तो ये थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ रिग्रेशन। Regression is a defense mechanism in which one perform revert little immature or different behavior। जैसे कई बार क्या होता है, एक फैमिली के अंदर एक बच्चा है जो पैदा हुआ है और उसका एक बड़ा भाई या बड़ी बहन, कुछ भी मान लीजिए, बहुत बड़ा नहीं बट छोटा बच्चा, लेकिन उनसे बड़ा है। उसको एकदम से लगा कि अरे मेरे को तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा मुझ पे, या कुछ ऐसा है, तो वो कुछ अलग ही बिहेवियर शो करेगा, जिद करना, रोना, कई बार कुछ और करना। सो यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ ऐसा बिहेव करना शुरू कर देते हो जो आपसे उम्मीद नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग सीवियर स्ट्रेस और डिफिकल्ट चैलेंजेस वन रिट्रीट्स टू अ इमेच्योर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। कई बार स्ट्रेस के टाइम पे या फिर डिफिकल्ट चैलेंजेस के टाइम पे एक पर्सन इमेच्योर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट तक पहुंच जाता है, मतलब वो ऐसी चीजें शो करता है जो उसको कायदे से नहीं करनी चाहिए, और वो ऐसा बिहेवियर शो करता है जो कि एक्सेप्टेड नहीं है उस पर्सन से। ये सारी चीजें हमारी आती हैं रिग्रेशन के अंदर। ठीक है। सो ये पॉइंट कवर हो गया। अब आते हैं रिप्रेशन पे। अब क्या होता है, एक पर्सन जब एक पेनफुल थॉट को भूलना चाहता है अपने कॉन्शियस अवेयरनेस से, कॉन्शियस मतलब हमको पता है इनकॉन्शियस में बहुत कुछ होता है पर हमको पता नहीं होता है, हम ऑलमोस्ट उसको इग्नोर करके, वो इग्नोर हो ही जाता है, वो नेचुरली होता है। ठीक है। तो एक पर्सन है जो एक पेनफुल थॉट्स के साथ है और वो चाहता है कि उसके कॉन्शियस अवेयर में वो पॉइंट रहे ना, वो चीजें रहे ना, देन वो पर्सन रिप्रेशन यूज करना शुरू कर देता है। मेनी टाइम इट हैज बीन कंसिडर्ड एज सेलेक्टिव फॉरगेटिंग बट इट इज सेलेक्टिव रिमेम्बरिंग। कई बार उसको कंसिडर किया जाता है सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, हम उसको ये मानते हैं कि ये सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, बट एक्चुअली इसका मतलब है सेलेक्टिव रिमेम्बरिंग। मतलब आप वो चीजें याद रख रहे हो केवल जो आपको लग रहा है कि ठीक है, बाकी चीजों को आप भूल रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग और सेलेक्टिव रिमेम्बरिंग। नाउ दिस मैकेनिज्म हेल्प्स द शॉक्ड पर्सन टू कंट्रोल डिजायर्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम और डेंजरस फॉर हिज सेल्फ। ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये एक शॉक्ड पर्सन को ऐसी चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है जो उसके खुद के लिए ठीक नहीं है या फिर उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो हम लोग द मैटर वन रिप्रेस एंड रिफ्यूज टू इंक्लूड इन द कॉन्शियस अवेयरनेस इज नॉट रियली फॉरगॉटन। हमें लगता है कि हम उसको रिप्रेशन से भूल रहे हैं, हम उसको याद नहीं कर रहे हैं,
बट एक्चुअली कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस अवेयरनेस में वो थॉट, वो प्रोसेस रहता है, तो वो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि हम उस चीज को भूल गए। ठीक है। Now, when an individual protect himself from dangerous or bad desire developing in a conscious attitude, he uses reaction formation. Now, this one is about, इस पे ऊपर मेंशन नहीं हुआ, बट इट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ रिएक्शन फॉर्मेशन है क्या। जब एक इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करता है खुद को डेंजरस या बैड डिजायर से डेवलप होने में, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि उसके अंदर कोई बैड थॉट, बैड थिंकिंग ऐसी डेवलप ना हो, तब वो रिएक्शन फॉर्मेशन यूज करता है। इस सिचुएशन में वन कंसील्स हेट विद लव। वो क्या करता है, हेट को लव से कंसील करने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है। क्रुएलिटी यानी कुछ अगर थॉट बेकार है तो उसको काइंडनेस के साथ छुपाने की कोशिश करता है, या फिर कुछ भी अगर कुछ गलत बिहेवियर किसी की तरफ है, ठीक है, एनी वे इन मोरलिस्टिक और इन सेक्सुअल वे एनीथिंग, उसको भी अच्छे वे में शो करने की कोशिश करता है। Does the person create hurdles or barrier that reinforce his repression? तो वो क्या करता है, एक तरह से ऐसे बैरियर्स क्रिएट करता है या फिर हर्डल्स अपने ब्रेन के लिए, अपने उन थॉट्स के लिए, कि वो एक्चुअली उन चीजों को शो ना कर पाए। रिएक्शन फॉर्मेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल को किस चीज में, मेंटेन करने में एडजस्टमेंट, टू मेंटेन हिज एडजस्टमेंट विद सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड अवॉइड अवेयरनेस ऑफ फियर ऑफ सेल्फ डिवेल्युएटिंग डिजायर्स। तो वो बेसिकली ऐसे बिहेवियर को सामने नहीं लाना चाह रहा या ऐसे बिहेवियर शो नहीं करना चाह रहा जिससे उसकी जो वो डिजायर्स हैं वो सामने आ जाए। ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर प्रिटेंड करके, और जान के नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, मतलब उसको अनकॉन्शियसली पता है बट कॉन्शियसली उसको लग रहा है कि उसमें सब कुछ वही वही थॉट है उसका। तो रिएक्शन फॉर्मेशन इंडिविजुअल को हेल्प करता है मेंटेन इज एडजस्टमेंट विद सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड अवेयरनेस अवॉइड करना अपने फियर को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके। Now, denial of reality. It is one of the most basic defense mechanism in which the person try to deny the reality. यहाँ पे पर्सन ने क्या किया, वैसे यहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक बार और पढ़ लेते हैं। डिनाइल ऑफ रियलिटी में हमने क्या किया, बहुत बेसिक मैकेनिज्म है, हम मानना ही नहीं चाहते हैं उस बात को। द पर्सन इग्नोर और रिफ्यूज टू एक्नॉलेज रियलिटी। हम उसको हम मान ही नहीं रहे हैं उस चीज को, हम किसी भी बात से दूर भाग रहे हैं, और हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन से ना थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उससे हम पास ना जाएं। ये सब कुछ हमारा डिनाइल ऑफ रियलिटी के अंदर आ जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार हम जैसे सपोज यहाँ पे केस है किसी के, अगर हस्बैंड की या फिर किसी के नोन की, किसी के पेरेंट्स की, किसी की डेथ हो गई, तो वो मानते ही नहीं है इस बात को कि ऐसा हो गया है, वो बस उस चीज को अपने दिमाग में मानना नहीं चाहते हैं। और एक्चुअली इन सब चीजों की वजह से, इन ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स की वजह से कई बार एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट हो जाती है एंड एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो बहुत सारे मूवीज में दिखाए भी गए हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इस बात से रिलीफ मिलता है, बिकॉज व्हेन यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट ना कि ये चीज नहीं हुई है, तो आपका ब्रेन थोड़ा टाइम के लिए आपको अच्छा फील कराता है, आपको पेन नहीं होता है। अदरवाइज जब जैसी वो चीज सामने आएगी तो आपको खुद ही वो चीज फील होगी। इमोशनल इंसुलेशन. People face several disappointments and frustration in life, and consequently they develop a capability to keep themselves confined from such problems. लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ज्यादा, ये बहुत कॉमन है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, सपोज आपको पता है कि आपका कुछ रिजल्ट आने वाला है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बट यू आर नॉट बीइंग एक्साइटेड अबाउट इट। आप उसके बारे में खुश नहीं हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो उसके बारे में। और आप क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ऐसा सोचा और कुछ गड़बड़ हो गई तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी चीजों के साथ कन्फाइंड रखते हैं। वो ज्यादा ओवर होपफुल नहीं होते, ज्यादा ओवर हैप्पी नहीं होते हैं, एंड वो अपने आप को पहले ज्यादा सेलिब्रेट करने से रोकते हैं। वो चाहते हैं बाद में सेलिब्रेट करेंगे, अभी पहले कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, कुछ नहीं होना। दिस इज इमोशनल इंसुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंसुलेशन। Somewhat, emotional insulation is a significant means of protection against future disappointment. तो कई बार क्या होता है, इमोशनल इंसुलेशन एक मीन ऑफ प्रोटेक्शन है अगेंस्ट फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट, कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वन ऑफ द पहला अर्ली ये तरीका है। द यूज ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस द इंडिविजुअल रिगरस एंड हेल्दी पार्टिसिपेशन इन लाइफ। कई बार जब इस डिफेंस मैकेनिज्म को आप यूज करते हो, आप बहुत सारी चीजों के लिए खुश नहीं हो पाते, आप अपना जिसे कहते हैं ना इंडिविजुअल जो आपका हेल्दी पार्टिसिपेशन आप वो नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट बीइंग वेरी हैप्पी, ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिल जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये भी बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन है जिसको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है ऑफिस में, सपोज
एंड दिस पर्सन इज वेरी एंग्री विद द सिस्टम, विद द ऑफिस, कि लोग कैसे हैं, ये है वो है, या बॉस पे गुस्सा आ रहा है, बट वो वहां तो निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो रियल कॉज पे वो प्रॉब्लम नहीं निकालेगा, वो घर आएगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा और अपनी वाइफ पे गुस्सा करेगा। तो यहाँ पे द पर्सन इज डिस्प्लेस, दिस रियल पर्सन इज बीइंग डिस्प्लेस बाय दिस पर्सन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्या किया है, आपने जो रियल पर्सन था उसमें उनके थॉट प्रोसेस में उन्होंने क्या करा, जो प्रॉब्लम थी उन पे तो गुस्सा नहीं निकाल पाए, तो आपने दूसरे पर्सन पे इरिटेट हो गए, आप उनको आपको बहुत गुस्सा आया उन पे। ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बहुत सारे इमोशनल सिचुएशन में यूज होता है, बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है ये रिलेशनशिप्स में। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस एट वर्क प्लेस लीडिंग टू इरिटेशन एंड अ फाइट विद द स्पाउस, यानी ऑफिस में सही अच्छे से एक्सपीरियंस ना करना कोई चीज, या कुछ गुस्सा आना, या किसी भी वजह से आप वो इरिटेशन और फाइट अपने स्पाउस के साथ करते हो, एंड इट इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड आई गेस वी आर डन विद द होल जो जो आपके साइकोलॉजिस्ट ने वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म कवर किए हैं, मैंने मोस्टली कवर कर दिए। अगर कोई और मिलते हैं जो कवर नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आई ट्राई टू कवर इट एज वेल। चैनल को कमेंट सॉरी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली इस टॉपिक को देखने आए हैं तो आपके मतलब की और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने कवर कर रखी हैं। और वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, उस पर आपको काफी सारा इंपॉर्टेंट अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, कोई पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं, या फिर हैंडमेड नोट्स यू विल फाइंड। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।